नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था ऊर्जा का वितरण, यानी ऊर्जा के वितरण तक अपने लास्ट पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे जो इक्वेशन, उसके जो इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट रहेगा हमारे कि रुमंती जानवरों एवं अरुमंती जानवरों में जो अपन उसमें ऊर्जा का विभाजन के जो इक्वेशन आएगी, ठीक है। यानी लिखेंगे कि रुमंती जानवरों और अरुमंती जानवर, रुमंती जानवर व अरुमंती जानवर में, यानी कि जिन जानवरों में रुमन पाया जाता है और जिन जानवरों में रुमन नहीं पाया जाता, दोनों के लिए ये सेम रहेगा। जिसमें रहेगा पचित ऊर्जा, पहला रहेगा पचित ऊर्जा। अब हमें यूँ मान लो कि हमने जो कल पढ़ा था वो था, यही जांच चालू करते। पहला था ग्रॉस एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी। उसके बाद था जो उसमें से फिकल एनर्जी जो मल के रूप में बाहर निकल जाए। उसके बाद जो बच गया वो थी डाइजेस्टिबल एनर्जी, यानी कि पचित ऊर्जा। पचित ऊर्जा में से भी फिर निकलेगी यूरिनरी एनर्जी और गैसियस ऊर्जा, ठीक है। गैसियस प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिबल, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टेबल ऊर्जा और में से गैसियस ऊर्जा और यूरिनरी ऊर्जा निकलने के बाद उसमें बची मेटाबॉलिक ऊर्जा। मेटाबॉलिक ऊर्जा उसमें से निकल जाएगा फिर हीट निकलने के बाद उसमें बचेगी फिर नेट एनर्जी, ठीक है। ये रह गया, यानी कि जो ग्रॉस एनर्जी है उसमें से, ये हमने पढ़ा था कल, यानी कि जो ग्रॉस एनर्जी है उसमें से भी फिकल ऊर्जा के निकलने के बाद उसमें बची पचित ऊर्जा, यानी कि डाइजेस्टिबल एनर्जी। डाइजेस्टिबल एनर्जी में से भी यूरिनरी ऊर्जा और गैस के रूप में, यानी मीथेन के रूप में जो निकली, ये सिर्फ गैस के रूप में सिर्फ निकलेगी रुमंती जानवर। नॉन रूमिनेंट्स में ये नहीं निकलेगी। उसके बाद जो मेटाबॉलिक एनर्जी बचेगी, मेटाबॉलिक एनर्जी में से भी हीट यानी ऊष्मा के रूप में जो एनर्जी निकलेगी, उसके बाद बचेगी हमारे पास नेट ऊर्जा, यानी कि जो टोटल ऊर्जा हमारे पास बचेगी, ठीक है। यानी कि पचित ऊर्जा, यानी कि डाइजेस्टिबल एनर्जी। अब डाइजेस्टिबल एनर्जी हमें ज्ञात करनी है। डाइजेस्टिबल एनर्जी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसको हमें ज्ञात करना है तो ग्रॉस एनर्जी में से फिकल एनर्जी घटा देंगे तो डाइजेस्टिबल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डाइजेस्टिबल एनर्जी माइनस फिकल एनर्जी, यानी कि मान लो ये 50 है, सॉरी ये 100 है। अब 100 में से 50 निकाल देंगे तो पीछे बचेगी 50, यानी कि ये अगर इसका मान हमको ज्ञात करना है तो ग्रॉस एनर्जी में से फिकल एनर्जी को घटा देंगे तो क्या आएगी, पचित ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेंगे पचित ऊर्जा हो गया। उसके बाद हम लेंगे उपापचयी ऊर्जा, यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है। उपापचयी ऊर्जा, उपापचयी ऊर्जा यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी। अब मेटाबॉलिक एनर्जी हम ज्ञात करेंगे तो जो रुमंती जानवर है उसमें से तो मीथेन का लॉस होगा, पर जो नॉन रुमंती यानी कि जिस भी अरुमंती जानवर है उनमें गैस का लॉस नहीं होगा, यानी कि ये दोनों अलग हिसाब से पढ़ेंगे हम। यहाँ तो आ गया रुमंती जानवर और यहाँ आ गया अरुमंती जानवर, ठीक है। यानी कि जो मेटाबॉलिक एनर्जी रहेगी वो दो प्रकार से हम करेंगे, एक तो रुमंती जानवर और एक अरुमंती जानवर, जिनमें रुमन पाया जाता है और जिनमें रुमन नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम मेटाबॉलिक एनर्जी जो ज्ञात करेंगे, अगर मेटाबॉलिक एनर्जी सीधे ही डाइजेस्टिबल एनर्जी में से निकालेंगे तो आएगा रुमंती जानवर में डाइजेस्टिबल एनर्जी माइनस जो लॉस हुआ है, यानी कि यूरिनरी एनर्जी और जीपीडी, यानी कि जो गैस माइनस हुई है, ठीक है। और अगर हमें ग्रॉस वैल्यू के हिसाब से, यानी कि टोटल एनर्जी के हिसाब से माइनस करना है तो मेटाबॉलिक एनर्जी आएगी, वो आएगी ग्रॉस एनर्जी माइनस फिकल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी माइनस जीपीडी, ठीक है। यानी कि
हम इसमें जो काउंट करेंगे, जो माइनस करेंगे, वो जो जिनका लॉस हुआ है, यानी कि ये 50%, यहाँ पर ये 5%, ये 7%, इनको ही हम माइनस करेंगे। जो ये जो अब ये ऐसा नहीं रहेगा कि ग्रॉस एनर्जी में से डाइजेस्टेबल एनर्जी को घटा देंगे या फिर मेटाबॉलिक एनर्जी को घटा देंगे, ऐसा नहीं रहेगा। उसको ही हम गिनेंगे जो अपने शरीर से, जानवर के शरीर से जिसका लॉस हो रहा है। अब फीकल के रूप में उसका लॉस होगा तो उसको गिनेंगे, एनर्जी के यूरिन के रूप में उसका लॉस होगा उसको गिनेंगे, गैस के रूप में उसका लॉस होगा तो उसको गिनेंगे। ये तो जो शरीर में उसके बची रही है, बचित ऊर्जा टोटल रहेगी, उसमें से फिर से यूरिनरी एनर्जी का लॉस होगा, उसको हम गिनेंगे। ठीक है। अब अरुमंथी जानवर ले लो। अरुमंथी जानवर में ये जो जीपीडी रहेगा, यानी कि जो गैस के रूप में रहेगा, उसका लॉस नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक एनर्जी उसको ज्ञात करने के लिए, अब अगर डाइजेस्टेबल एनर्जी में से ज्ञात करेंगे तो डाइजेस्टेबल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी, और इसी प्रकार अगर हम मेटाबॉलिक एनर्जी को ग्रॉस एनर्जी में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस एनर्जी माइनस फीकल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि मान लो कि जो पचित ऊर्जा है, अगर टोटल पचित ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे तो ग्रॉस एनर्जी में से फीकल एनर्जी को घटा देंगे, यानी कि जिस भी रूप में हमारे जानवर के शरीर में से लॉस हुआ है, यानी फीकल के रूप में, यानी कि मल के रूप में उसका लॉस हो गया, यूरिन के रूप में उसका लॉस हो गया, गैस के रूप में उसका लॉस हो गया, हीट के रूप में उसका लॉस हो गया, यानी कि जो लॉस सीधे प्रकार से होगा उसको ही हम गिनेंगे। ठीक है, जिसमें से अगर डाइजेस्टेबल एनर्जी हमको ज्ञात करेंगे तो ग्रॉस एनर्जी में से फीकल एनर्जी को घटा दिया। और उपापचय ऊर्जा यानी मेटाबॉलिक एनर्जी अगर ज्ञात करनी है तो दो प्रकार से, यानी कि रुमंती जानवर जिनमें रुमन पाया जाता है और जिनमें रुमन नहीं पाया जाता, दोनों में अलग अलग ज्ञात करेंगे। मेटाबॉलिक एनर्जी अगर डाइजेस्टेबल एनर्जी के फॉर्म में हमको ज्ञात करना है तो डाइजेस्टेबल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी माइनस गैसेस प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टेबल। उसके बाद अगर जीई की फॉर्म में इसको ज्ञात करना है, यानी कि ग्रॉस एनर्जी के फॉर्म में इसको ज्ञात करना है, तो जीई माइनस एफई माइनस यूई माइनस जीपीडी। ठीक है, और रुमंती जानवर हम देखेंगे तो इसमें जो जीपीडी है, जो गैस है, मीथेन के रूप में इनका लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनमें गैस बनेगी नहीं। गैस बनेगी नहीं, गैस उनमें बनेगी जिनमें रुमन पाया जाता है, जिनमें रुमन नहीं पाया जाता उसमें गैस नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ बनेगी गाय भैंस भेड़ बकरी में। बाकी और रुमंती जानवर यानी कि घोड़ा गधा खच्चर कुत्ता बिल्ली सुअर, इनमें ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नहीं, मेटाबॉलिक एनर्जी तक कर लिया। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि निवल एनर्जी यानी कि नेट एनर्जी। ठीक है, नेट एनर्जी अपने ले लिया, नेट एनर्जी मापने के लिए। ठीक है, को मापने का तरीका, अब नेट एनर्जी अपन मापेंगे, यानी कि टोटल जो निवल ऊर्जा बची वो कितनी बची, उसको मापने के लिए हम फिर इसमें दो भाग कर देंगे। यानी कि पहला तो रहेगा रुमंथी जानवर और दूसरा रहेगा अरुमंथी जानवर। अरुमंथी जानवर, क्योंकि अगर नेट एनर्जी इसमें ज्ञात करना है तो इसमें जीपीडी भी आएगी, यानी कि गैस भी आएगी, इसलिए हम इसमें भी दो भाग करेंगे। ठीक है, अब रुमंथी जानवर है, रुमंथी जानवर में नेट एनर्जी हमको ज्ञात करना है। अगर मेटाबॉलिक एनर्जी में से ज्ञात करेंगे तो हीट को घटा देंगे, अगर डाइजेस्टेबल एनर्जी को में से ज्ञात करेंगे तो यूरिनरी एनर्जी जीपीडी और हीट को घटा देंगे। अगर टोटल जो ग्रॉस एनर्जी है उसमें से ज्ञात करना है तो फीकल एनर्जी, यूरिनरी एनर्जी और गैसेस प्रोडक्शन यानी कि गैस को और हीट को उसमें से घटा देंगे। ठीक है, यानी कि मान लो हम ये नेट एनर्जी को हम ग्रॉस एनर्जी के रूप में माइनस करेंगे, तो ग्रॉस एनर्जी माइनस फीकल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी माइनस जीपीडी माइनस एचआई। ठीक है, ये रहेगी ग्रॉस एनर्जी के रूप में। अगर एनी को हम डाइजेस्टेबल एनर्जी के रूप में हम करना है तो डाइजेस्टेबल एनर्जी माइनस यूरिनरी एनर्जी माइनस गैस माइनस
हीट एनर्जी, ठीक है। और अगर नेट एनर्जी को मेटाबॉलिक एनर्जी में से निकालना है तो मेटाबॉलिक एनर्जी माइनस हीट इंक्रीमेंट, ठीक है। यानी कि जिसमें से हमको निकालना है हम निकालेंगे उनको जिनका लॉस एक्चुअली में हुआ है। अब फीकल के रूप में यानी कि मल के रूप में इसका लॉस हुआ है, यूरिन के रूप में इसका लॉस हुआ है, गैस के रूप में इसका लॉस हुआ और हीट के रूप में इसका लॉस हुआ है, वही हम निकालेंगे। ये तो जो मेन वैल्यू इसको लॉस करने के बाद जो बच जाती है वो है, यानी कि जो ये पचित ऊर्जा है, ये उपापचय ऊर्जा है, ये ग्रॉस एनर्जी एंड टोटल ऊर्जा है और ये निवल ऊर्जा है जो बची, ये तो जो उसमें से ये सब लॉस होने के बाद जो बचती है वो एनर्जी है, इसलिए उसमें से नहीं निकालेंगे हम, उसको निकालेंगे जो एक्चुअल में लॉस हो रहा है उसी को हम निकालेंगे। अब रुमंथी जानवर में ले लीजिए, सॉरी अरुमंथी जानवर में लीजिए। अरुमंथी जानवर में अगर हमको नेट एनर्जी निकालनी है, नेट एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो उसमें से ये जीपीडी माइनस नहीं होगा क्योंकि उसमें गैस का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो अगर जीई की फॉर्म में निकालेंगे तो जीई माइनस एफ माइनस यूई माइनस HI, यानी कि इसमें जीपीडी नहीं आएगा। और अगर डाइजेस्टेबल एनर्जी के रूप में करेंगे तो DE माइनस यूई माइनस HI। अगर मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में करेंगे तो मेटाबॉलिक एनर्जी माइनस HI, ठीक है। यानी कि जिस भी, जैसे कि ये रुमंथी जानवर है, इन्होंने में रुमन पाया जाता है तो इसमें गैस का लॉस होगा और इसमें रुमन नहीं पाया जाता यानी कि गैस का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लीजिए। यानी कि रुमंथी जानवर में गैस का लॉस होगा तो उसमें गैस माइनस होगी और अरुमंथी जानवर में गैस का लॉस नहीं होगा इसलिए उसमें गैस माइनस नहीं होगी। और जो माइनस होगा वो जो एक्चुअल में जो उसका लॉस हो रहा है वो ही माइनस होगा, जो बचेगा उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर, इसमें जो भी इक्वेशन आनी थी वो क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो शरीर में जो ऊर्जा का लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में किस प्रकार से हो रहा है वो देखेंगे, किन किन जानवरों में कितना कितना होता है, ठीक है। यानी कि अरुमंथी जानवरों में फीकल के रूप में कितना लॉस होता है, उसमें गैस के रूप में कितना लॉस होता है, यूरिन के रूप में कितना लॉस होता है, ठीक है, वो देखेंगे अब। यानी कि शरीर यूँ लीजिए कि जो अपने टोटल जो शरीर की ऊर्जा है वो किस किस रूप में लॉस होगी, यानी कि शरीर में जो ऊर्जा का लॉस होगा, शरीर से ऊर्जा का लॉस, ऊर्जा का लॉस, हम पहला ही पॉइंट ले लेंगे कि जानवर के शरीर से फीकल एनर्जी के रूप में इसका लॉस यानी कि मल ऊर्जा के रूप में लॉस, मल ऊर्जा यानी कि मल ऊर्जा यानी कि फीकल एनर्जी के रूप में लॉस, ठीक है। यानी कि फीकल एनर्जी के रूप में लॉस कैसा होगा, तो फीकल एनर्जी रुमंथी जानवर और अरुमंथी जानवरों में अलग अलग प्रकार से होगा। रुमंथी जानवर जिसमें रुमन पाया जाता है, ठीक है। अब रुमंथी जानवरों में कौन सा आ गया, रुमंथी जानवर में आ गई जिसमें गाय भैंस, भेड़ बकरी, इसमें रुमंथी जानवर में आ गई। और फिर आएगा इसमें अरुमंथी जानवर जिसमें रुमन नहीं पाया जाता, उसमें से भी अलग रहेगा। एक तो घोड़े में भी अलग रहेगा और आएगा अलग से सुअर में भी अलग आएगा क्योंकि सुअर में सबसे कम लॉस होता है फीकल एनर्जी के रूप में, ठीक है। यानी कि रुमंथी जानवर में भी हम दो प्रकार से लेंगे। रुमंथी जानवर को ये मान लो कि चारा खिलाएंगे तो भी उसमें मल के रूप में अलग लॉस होगा और अगर घास खिलाएंगे तो भी उसमें अलग लॉस होगा। अब रुमंथी जानवर में मेनली हम ले लेंगे गाय को, ठीक है। यहाँ पर घोड़ा और यहाँ सुअर, अगर चारा खिलाएंगे तो भी उसका अलग लॉस होगा
और दाना खिलाएंगे तो भी उसमें अलग लॉस होगा। ठीक है, अब जो चारा खिला रहे हैं वो 2% तो हम चारा खिला रहे हैं टोटल भोजन का, और 1% हम दाना खिला रहे हैं। तो जो गैसियस अगर चारा खिलाएंगे तो जो ग्रॉस एनर्जी है, ग्रॉस एनर्जी का जो टोटल एनर्जी है उसमें से 40 से 50% मल के रूप में उसका लॉस होगा। ठीक है, तो 40 से 50% लॉस। ठीक है, और अगर दाना ही खिलाएंगे, यानी कि अगर जो रुमंती जानवर है उसको सिर्फ दाना ही खिलाया जाए तो जो ग्रॉस एनर्जी है उसका 20 से 30% लॉस होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो रुमंती जानवर उनको हम चारा ही चारा खिलाएं या फिर दाना ही दाना खिलाएं, ऐसा तो है नहीं। यानी कि हम चारा भी खिलाएंगे और दाना भी खिलाएंगे, यानी कि इसके बीच की वैल्यू मान लीजिए 40 से 50, तो इसको 50 मान लेते हैं, इसके बीच की वैल्यू मान लेते हैं 25। ठीक है, यानी कि इसमें अगर चारा ही खिलाया जाए तो इसमें 50% लॉस होगा और दाना ही खिलाया जाए तो 25% लॉस होगा, और दोनों का एवरेज निकाला जाए, यानी कि इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो 30 से 40% लॉस होगा, क्योंकि हम दोनों खिलाएंगे, चारा भी खिलाएंगे और दाना भी खिलाएंगे। अगर चारा खिलाएंगे तो 40 से 50% लॉस होगा और दाना खिलाएंगे तो 20 से 30% लॉस होगा। और अगर हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चारा ही खिलाएंगे या फिर दाना ही खिलाएंगे, तो हम दोनों खिलाएंगे। तो लिखेंगे कि अगर दोनों खिलाने पर, अगर चारा दाना दोनों खिलाए, अगर दोनों खिलाए तो ग्रॉस एनर्जी इसके बीच की वैल्यू, यानी कि 30 से 40%, 30 से 40% इसका लॉस होगा। ठीक है, यानी कि जो रुमंती जानवर है जैसे गाय भैंस गाय भैंस भेड़ बकरी, उनको अगर चारा खिलाएंगे, सिर्फ चारा ही खिलाएंगे तो 40 से 50% उसमें फिजिकल एनर्जी के रूप में उसका लॉस होगा। अगर दाना खिलाएंगे तो 20 से 30% उसमें लॉस होगा। ऐसा तो अब है नहीं कि हमको चारा ही खिलाए या फिर दाना ही खिलाए, उनको दोनों हम मिक्स रूप में खिलाते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि चारा और अनुपात 2:1 के रूप में हम उसको खिलाते हैं, यानी कि दोनों खिलाते हैं। अब दोनों खिलाएंगे तो इसके बीच की वैल्यू का लॉस होगा, यानी कि मल के रूप में 30 से 40% के रूप में इसका लॉस होगा। और घोड़ा मान लो, अब घोड़े को चाहे दाना खिलाओ या फिर चारा खिलाओ, उसको सेम लॉस होगा, क्योंकि उसके अंदर रुमन नहीं पाया जाता है। यानी कि उसको चाहे आप दाना खिलाओ या फिर चारा खिलाओ, उसमें जो फिजिकल एनर्जी के रूप में लॉस होगा वो सेम रहेगा। यानी कि इसमें जो फिजिकल एनर्जी रहती है, टोटल ग्रॉस एनर्जी का 30 से 40% इसमें लॉस होता है। ठीक है, और सुअर रहता है, सुअर में ग्रॉस एनर्जी का 20% लॉस होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए घोड़े में मतलब दाना और चारा, दाना खिलाओ या फिर चारा खिलाओ, उसमें 30 से 40% उसमें फिजिकल एनर्जी के रूप में लॉस होगा, और सुअर रहेगा उसमें ग्रॉस एनर्जी का 20% लॉस होगा। यानी कि सुअर रहता है उसमें सबसे जो कम फिजिकल एनर्जी के रूप में ऊर्जा का लॉस होता है वो रहता है सुअर में। इसीलिए सुअर का वजन तेजी से बढ़ता है। जब मतलब सुअर के बच्चों का जब जन्म होता है तब सुअर के बच्चे एकदम छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा नॉर्मली, पर सुअर में वजन तेजी से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस कम से कम होता है, यानी कि जो खाएगा टोटल उसके शरीर में रुकेगा, और जो रुकेगा वो पच जाएगा। यानी कि जो शरीर में जितना रुकेगा उतना पचेगा। सुअर जितना भी खाएगा उसका सिर्फ 20% ही उसमें लॉस होगा फिजिकल के रूप में, बाकी उसमें बचा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। यानी कि मल ऊर्जा के रूप में रुमंती जानवर में चाहे चारा खिलाओ तो उसमें 40 से 50% लॉस होगा, अगर दाना खिलाओ तो 20 से 30% लॉस होगा, और अगर दोनों खिलाए जाए तो 30 से 40% लॉस होगा। और घोड़े में 30 से 40%, चाहे चारा खिलाओ या फिर दाना खिलाओ, और सुअर में सिर्फ 20% लॉस होगा। ठीक है,
फीकल एनर्जी तो हो गया। उसके बाद हम लेंगे कि यूरिन के रूप में कितना लॉस होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि यूरिन के रूप में लॉस। ठीक है, अब यूरिन के रूप में लॉस ले लेते हैं। तो यूरिन के रूप में अगर रुमंती जानवर है तो शरीर के वजन का 4 से 5% लॉस होगा, और अगर अरुमंथी जानवर है तो शरीर के वजन का 4 से 3%, यानी 2 से 3% इसमें लॉस होगा। अगर रुमंती जानवर है, रुमंती तो शरीर के वजन का टोटल एनर्जी का 4 से 5% लॉस होगा, 4 से 5% लॉस। अगर अरुमंथी है, अरुमंथी जानवर है तो 2 से 3% लॉस, यानी कि इसके बीच की वैल्यू मान लो 2.5%। ठीक है, इसमें रहेगा 5%। ठीक है, यानी कि यूरिन के रूप में अगर रुमंती जानवर है तो 5% लॉस होगा, और अरुमंती जानवर है तो 2 से 3% या फिर 2.5% लॉस मान लीजिए। अब मीथेन के रूप में या फिर गैस के रूप में, मीथेन के रूप में लॉस, मीथेन के रूप में लॉस। अब मीथेन के रूप में यानी गैस के रूप में लॉस तो रुमंती जानवरों में ही होगा, क्योंकि अरुमंती जानवरों में गैस नहीं बनती। तो मीथेन के रूप में ये सिर्फ होगा सिर्फ रुमंती जानवरों में, जिनमें रुमन पाया जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ रुमंती जानवरों में। रुमंती जानवरों में भी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी का यानी टोटल ग्रॉस एनर्जी का 7% भाग। ठीक है, यानी ग्रॉस एनर्जी का 7% भाग इसमें मीथेन के रूप में या गैस के रूप में लॉस होगा। ठीक है, अब हमने टोटल जिसमें किसमें कितना कितना लॉस होगा वो पढ़ लिया। अब ये मान लो कि जो मीथेन के रूप में उसका लॉस हो रहा है, अब मीथेन के रूप में लॉस हो रहा है तो कितनी कैलोरी उसमें ऊर्जा का लॉस हो रहा है। तो 1 ग्राम मीथेन में रहती है 13.34 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी कि 1 ग्राम अगर मीथेन उसमें रुमंती जानवरों में से लॉस होगा तो 13.34 किलो कैलोरी ऊर्जा का भी लॉस होगा। ठीक है, यानी कि जो 1 ग्राम मीथेन है, जो मीथेन टोटल हो रही है, तो 1 ग्राम मीथेन में कितनी एनर्जी रहती है, तो 13.34 किलो कैलोरी। ठीक है, 13.3 किलो कैलोरी उसमें ऊर्जा रहती है, और 1 किलो कैलोरी में 4.1818 जूल। जूल एनर्जी मापने का मात्रक है। ठीक है, यानी कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल। ये एनर्जी मापने का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, यानी कि कारिकीय ईंधन ऊर्जा, यानी कि जो काम जितना भी हमारे शरीर में जो भी कार्य हम करते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो कार्य करते हैं उसमें जो हमारी ऊर्जा खपत होती है, यानी कि ऊर्जा खपत होती है, या फिर जो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से जितनी भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट रहेगा हमारे फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू यानी कि PFV। ठीक है, यानी कि कार्यकीय ईंधन
ईंधन ऊर्जा, ठीक है, यानी कि कार्यकीय ईंधन ऊर्जा। इसका मतलब जो रहता है जो सकल ऊर्जा, यानी कि जो टोटल ऊर्जा है, सकल ऊर्जा। तो सकल ऊर्जा क्या कहती है, तो वह ऊर्जा जो शरीर में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है, शरीर में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि जो शरीर में काम आ जाती है, ठीक है, जो शरीर में उसका यूज हो जाता है, उसको बोलेंगे हम सकल ऊर्जा। पहला रहेगा सकल ऊर्जा। सकल ऊर्जा आप किसको बोलेंगे कि जो हमारे शरीर में रूपांतरित हो जाए, यानी कि जो हमारे शरीर में यूज में हो जाती है। जो ऊर्जा, वो ऊर्जा, वे ऊर्जा जो हमारे शरीर में या फिर जो जानवर शरीर में रूपांतरित हो जाती है। या उसको बोलेंगे यूज हो जाती है, ठीक है, यूज हो जाती है, उसको बोलेंगे पीएफवी, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा जानवर शरीर में यूज हो जाती है उसको बोलेंगे पीएफवी। और पीएफवी का जो सिद्धांत दिया था, पीएफवी का सिद्धांत, पीएफवी का सिद्धांत जो दिया था वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एटवाटर, एटवाटर ने दिया, ठीक है। तो पीएफवी का सिद्धांत किसने दिया, तो जो एक वैज्ञानिक था एटवाटर, उसने पीएफवी का सिद्धांत दिया। तो क्या दिया था, तो पीएफवी बराबर पीएफवी पी, तो जो एटवाटर था उसने पीएफवी का सिद्धांत दिया था, यानी कि जो हमारे जो ऊर्जा रहती है वो हमारे टोटल जो ऊर्जा रहती है वो हमारे शरीर में रूपांतरित हो जाए, यानी कि जो टोटल जो ऊर्जा रहती है वो हमारे शरीर में वो टोटल यूज हो जाती है, ठीक है। अब पीएफवी का सिद्धांत क्या दिया था, सकल ऊर्जा इंटू पाचकता गुणांक, सकल ऊर्जा इंटू पाचकता गुणांक, ठीक है। यानी कि एडवर्टर नाम का जो वैज्ञानिक था उसने ये सिद्धांत दिया था कि पीएफवी बराबर सकल ऊर्जा इंटू पाचकता गुणांक। अब पाचकता गुणांक क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि जो जो हमारे पोषक तत्व है जो हमारे यूज में हम रेगुलरली ले रहे हैं, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, उनका हम पाचकता गुणांक और पीएफवी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। यानी कि एक तरफ ले लें हम पोषक तत्व, पोषक तत्व एक तरफ ले लेंगे हम ग्रॉस एनर्जी, यानी कि किलो कैलोरी के रूप में जितनी एनर्जी हो रही है। एक तरफ लेंगे हम पाचकता गुणांक, और एक तरफ लेंगे पीएफवी वैल्यू, ठीक है। यानी कि पोषक तत्व, अब पोषक तत्व लेंगे हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा और 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन में टोटल कितनी ऊर्जा रहती है, पाचकता गुणांक उसका कितना रहता है और पीएफवी वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। ये भी रहेगी हमारे किलो कैलोरी में, ठीक है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट में जो अपने टोटल किलो कैलोरी हमें जो ऊर्जा मिलती है वो रहती है 4.15, ठीक है। और वसा में जो मिलती है हमें वो देती है 9.4, वसाना 9.4 इसमें, और जो प्रोटीन रहता है उसमें हमें मिलती है 4.4,
ठीक है। और पाचकता गुणांक इसमें रहता है 0.98, 0.98, और वसा में पाचकता गुणांक जो रहता है वो रहता है 0.95, और प्रोटीन में जो पाचकता गुणांक रहता है वो रहता है 0.92, ठीक है। अब इसको इससे कैलकुलेट कर लेंगे। इससे इसको कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आती है 4, इसकी वैल्यू आती है 9 और इसकी वैल्यू आती है 4, ठीक है। यानी कि ये लगभग जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना ज़्यादा है वसा, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हमने जब प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि 2.25 में उसका टोटल TDN में उसका गुणा होता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वसा जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 2.25 गुना ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी देखा है। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू PFV, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो वसा रहता है वो 2.25 गुना ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी क्यूबेट, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्यूबेट, रेस्पिरेटरी क्यूबेट, यानी कि RQ, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्यूवेंट, ठीक है। अब इसको बोलेंगे हम श्वसन गुणांक, ठीक है। रेस्पिरेशन क्यूवेंट यानी कि श्वसन गुणांक, यानी श्वसन गुणांक टोटल कितना रहता है। हम जो भी श्वसन करते हैं, यानी कि जानवर या हम जो भी श्वास लेते हैं, हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज C6H12 और O6, ठीक है, प्लस 6O2, यानी कि जो हम श्वसन करेंगे वो ग्लूकोज में ऑक्सीजन के अणु मिलके हमारा श्वसन कंप्लीट होता है। तो इससे आएगी 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। यानी कि जो हम श्वसन करेंगे वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, ठीक है। यानी इसकी जो इक्वेशन रहेगी, ये अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो। ये अपने वैसे तो माने तो सिलेबस से बाहर ही है, पर जनरल नॉलेज के लिए इसको मान लेते हैं। यानी कि जो RQ यानी कि श्वसन गुणांक की जो सूत्र रहेगा वो श्वसन में जो उपयोग आने वाली, यानी कि श्वसन में जो बनने वाली CO2 है उसके अणु की संख्या बटे O2 की अणु की संख्या, ठीक है। श्वसन में बनने वाली CO2 के अणु की संख्या बटे श्वसन में बनने वाले O2 की संख्या, O2 के अणुओं की संख्या, ठीक है। यानी कि श्वसन गुणांक का सूत्र क्या है, श्वसन में बनने वाली CO2 के अणुओं की संख्या बटे श्वसन में बनने वाली O2 की अणुओं की संख्या, ठीक है। यानी कि जो अपने श्वसन गुणांक टोटल रहेगा वो रहेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन,
ठीक है। श्वसन गुणांक रहेगा जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक रहेगा 1, वसा का रहेगा 0.7 और प्रोटीन का रहेगा 0.8। यानी कि हमें 3 पोषक तत्वों से कितनी हमें श्वसन मिल रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें जो श्वसन मिल रही है वो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा। ठीक है, इसको बात नॉर्मली याद रखना, उतना ध्यान में लेना नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि पोषक विरोधी कारक। पोषक विरोधी कारक यानी कि जो हम जो भी पोषक तत्व यानी कि जो भी हम खा रहे, जो भी न्यूट्रिएंट हम खा रहे, उसमें जो उस न्यूट्रिएंट को, मतलब मान लो हम सोयाबीन खा रहे, ठीक है, 1 मिनट, यह आएगा हमारे पोषक विरोधी कारक यानी कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर यानी कि हमारे पोषक तत्व यानी कि खाद्य पदार्थों में जो भी हम खा रहे उसको जो उनका कार्य है वो कार्य करने से रोकने के लिए, जो उसमें विरोध करने के लिए जो उसमें फैक्टर पाए जाते हैं, जो कारक पाए जाते हैं, उनको बोलेंगे हम पोषक विरोधी कारक या फिर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर यानी कि ANF, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। यानी कि यूँ मान लो कि यह सोयाबीन है, यह है सोयाबीन। अब हम सोयाबीन को खा रहे, मेनली यूँ मान लो कि जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेंगे वो रॉ फॉर्म में, यानी कि जो भी हम पोषक तत्व उसको कच्चे रूप में हम जो यूज़ करेंगे उसमें ये पाए जाएंगे। यानी कि जो हम कच्चे रूप में खाएंगे तो जो कच्चे रूप में उनके साथ जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहेंगे वो सोयाबीन खाया तो सोयाबीन के साथ अंदर चला गया गाय के रूमन में। अब गाय के रूमन में जाएगा तो इसके साथ जो जाएगा वो रहेगा ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जाएगा तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर का काम क्या रहता है कि प्रोटीन जो रहता है उसको इनहिबिट करना है, यानी कि जो सोयाबीन में जो प्रोटीन रहेगा उसको कार्य करने से रोकना है। मतलब ट्रिप्सिन जो रहता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम रहता है वो प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी जो सोयाबीन रहता है उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम का ड्रॉप फॉर्म में अपन तो अगर सोयाबीन खिलाएंगे तो रॉ फॉर्म में उसके साथ ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी जाएगा, जिससे वो प्रोटीन जो सोयाबीन में पाई जाती है उसको पाचन करने से रोक लेगा। ठीक है, यानी कि यूँ मान लो कि हम जानवरों को खिला रहे सोयाबीन। अब सोयाबीन के साथ ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम का उसके साथ पोषक विरोधी पदार्थ का या कारक उसके साथ गाय के रूमन में चला गया। ठीक है, अब ट्रिप्सिन इनहिबिटर यानी कि ट्रिप्सिन को काम करने से रोकता है वो, तो प्रोटीन में पाया जाएगा, सोयाबीन में पाया जाएगा प्रोटीन। अब प्रोटीन को तोड़ेगा कौन? ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। अब जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर सोयाबीन के साथ आया है वो उस ट्रिप्सिन एंजाइम को काम करने से रोकेगा, यानी कि प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर गाय के रूमन में ट्रिप्सिन एंजाइम को काम करने से रोकेगा, जिससे प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि पोषक विरोधी कारक होते क्या है। तो पोषक विरोधी कारक होते हैं कि जानवर के भोजन में हम जो भोज्य पदार्थ उनको दे रहे, अब भोज्य पदार्थ तो उनके अंदर हम दे रहे, तो उनके भोजन के साथ भोज्य पदार्थों के साथ रूमन में जाकर उसके पाचन को रोक लेता है। यानी कि जो हम भोजन दे रहे उसमें भोजन का पाचन, यानी कि जो उसमें पोषक तत्व जा रहे उनके पाचन को रोक देगा, या फिर उनके पाचन को कम कर देगा, या फिर उसके उत्सर्जन को बढ़ा देगा। यानी कि प्रोटीन जैसा आया वैसे ही उसको मल के रूप में निकाल देगा, उसका पाचन होने से रोकेगा। उसको बोलेंगे हम पोषक विरोधी
कारक। ठीक है, तो जानवर के हम जो भोज्य पदार्थ दे रहे हैं, जानवर के भोज्य पदार्थों यानी कि जो जानवर को हम भोज्य पदार्थ दे रहे हैं तो उनके साथ ही वो रॉ फॉर्म में यानी कि जो कच्चे फॉर्म में हम जानवर को पोषक भोजन देंगे उसके साथ ही ये जाएगा। अगर मान लो हम सोयाबीन को उबाल के खिला रहे या फिर भिगो के खिला रहे तो ये जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो उसके साथ नहीं जाएगा। यानी कि जानवर के भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे कारक जो भोजन के पाचन को रोकते हैं। जो भोजन के पाचन को रोकते हैं। या कम कर देते हैं। या फिर उत्सर्जन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो उत्सर्जन को बढ़ाएंगे, पाचन को रोकेंगे या फिर पाचन को कम कर देंगे, हम बोलेंगे उसको पोषक विरोधी कारक। ठीक है, और ये जो रहता है यानी कि पोषक विरोधी जो कारक रहता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो रहता है वो रॉ फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यानी कि कच्ची सामग्री खिलाने पर या कच्चे जो खिलाते हैं वही नोट में लिखेंगे कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कच्ची सामग्री में पाया जाता है। कच्ची सामग्री में पाया जाता है, पाया जाता है। यानी कि हम कच्ची सोयाबीन अगर खिलाएंगे तो उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर जाएगा। अगर हम सोयाबीन को भिगोकर या फिर उबालकर या कैसे भी दे तो उसमें ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस किस खाद्य पदार्थ में कौन कौन से उसमें पोषक विरोधी पदार्थ पाए जाते हैं और उनका उपचार क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहले लेंगे खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ ले लिया, फिर यहाँ से आएगा पोषक विरोधी कारक, उसमें क्या रहेगा, और फिर जो हम उसका उपचार कर पाए। ठीक है, यानी कि उसका जो उपचार कर पाए वो आएगा। पहला ले लेते हैं हम सोयाबीन। अब सोयाबीन लेंगे तो वो कच्ची फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ले लेंगे हम सोयाबीन, तो सोयाबीन लेंगे हम कच्ची फॉर्म में। कच्ची फॉर्म में यानी कि हम जो कच्ची फॉर्म में उसको सोयाबीन जानवर को खिला रहे। अब सोयाबीन खिलाएंगे तो इसमें पाया जाएगा, जो पहला रहेगा वो रहेगा ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम को काम करने से रोकेगा, यानी ट्रिप्सिन को इनहिबिट करेगा। यानी कि ट्रिप्सिन जो कार्य है उसको इनहिबिट यानी कि रोक देगा। इसको एक और भी बोलेंगे कुटिज्न इनहिबिटर। ठीक है, जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है उसको बोलेंगे हम कुटिज्न या फिर कुनिट्स इनहिबिटर, इसको बोलेंगे कुनिट्स इनहिबिटर। इसको बोलेंगे हम कुनिट्स इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर का एक और नाम है जिसको बोलेंगे हम कुनिट्स इनहिबिटर। अब यूँ मान लीजिए कि हम जानवर को खिला रहे कच्चा सोयाबीन। अब कच्चा सोयाबीन खिलाएंगे तो इसमें जो सोयाबीन जाएगा उसके रुमन में। अब रुमन में गया जो अग्नाशय में जो स्रावित होने वाला उसके जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसको कार्य करने से ट्रिप्सिन इनहिबिटर रोक देगा, जिसके कारण सोयाबीन का पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ यूँ मान लो कि जो ट्रिप्सिन रहता है वो सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन करता है।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रोटीन का पाचन करेगा। यानी कि मान लो मक्का खिला दिया, अब मक्के के साथ में अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर चला भी गया तो वो मक्के का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन को ही काम करने से रोके, यानी कि ट्रिप्सिन को ही काम करने से रोकेगा। तो ये ट्रिप्सिन सिर्फ प्रोटीन का पाचन करता है। तो ठीक है, तो लिखेंगे यह अग्नाशय से स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम को काम करने से रोकता है या कार्य करने से रोकता है, जिससे भोजन या सोयाबीन का पाचन या फिर प्रोटीन का पाचन, जिससे प्रोटीन का पाचन रुक जाता है, जिससे प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। ठीक है, अब इससे क्या रहेगा कि प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। और इसमें जो दो और रहते जो पाए जाते हैं पोषक विरोधी कारक, एक तो रहता है कि एंटी विटामिन ए और एंटी विटामिन डी। ठीक है, सेकंड जो रहता है वो रहता है एंटी विटामिन ए और रहता है एंटी विटामिन डी। ठीक है, इसका उपचार क्या है कि सोयाबीन या तो भिगाकर या फिर उसको उबाल कर खिलाया जाए। तो उबाल कर या भिगो कर खिलाया जाए। अब यूँ मान लो कि हम अगर सोयाबीन को कच्ची फॉर्म में जानवर को खिलाएंगे तो उसके साथ सोयाबीन कच्ची फॉर्म में, ठीक है, यानी कि रॉ सोयाबीन अगर खिलाएंगे तो उसके साथ ट्रिप्सिन इनहिबिटर सोयाबीन के साथ गाय के रुवन में चला जाएगा, जिससे जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम रहता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो सोयाबीन में जो प्रोटीन रहेगी उसका पाचन ट्रिप्सिन इनहिबिटर रोक देगा, यानी ट्रिप्सिन को काम करने से रोक देगा। तो प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा, जिससे वह प्रोटीन सीधा ही उस मल के रूप में चला जाएगा, जिसका पाचन या तो रोक देगा या फिर कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड रहेगा मूंगफली की खल। मूंगफली की खल जिसको बोलेंगे हम ग्राउंड नट केक या फिर जीएनसी। ठीक है, अब ग्राउंड नट केक भी मतलब मूंगफली भी खल भी जब उसमें हम दे रहे हैं उसको, जब बहुत दिनों से खुली मूंगफली की खल का बोरा खुला पड़ा है और उसमें नमी की मात्रा बढ़ गई है, तब ये होगा। ठीक है, इसमें जो पोषक विरोधी कारक पाया जाता है वो रहेगा एप्लाटॉक्सिन। ठीक है, एप्लाटॉक्सिन ए का मतलब एस्परजिलस, ठीक है, और फ्ले का मतलब फ्लेविस, यानी कि एस्परजिलस फ्लेविस नाम का फंगस रहता है जिसके विषाक्त टॉक्सिन यानी कि विषाक्त पदार्थ। ठीक है, यानी कि मूंगफली की खल में जो एप्लाटॉक्सिन पाया जाता है, यानी कि एस्परजिलस फ्लेविस नाम का जो फंगस पाया जाता है वो अपने विषाक्त पदार्थ उसमें छोड़ता है, जिसके कारण ये मतलब मूंगफली की खल का पाचन उसमें सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब मान लो अगर मूंगफली की खल अगर जानवर को खिला दी जाए तो उसमें एप्लाटॉक्सिकोसिस नामक बीमारी होगी। ठीक है, अगर यह खल
जानवर को खिलाने पर, जानवर को खिलाने पर उसमें एप्लाटॉक्सिकोसिस, एप्लाटॉक्सिकोसिस नामक बीमारी होगी। ठीक है, अब ये एप्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी क्या है ये हम आगे मेडिसिन में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मूंगफली की खल को जो कई दिनों से पड़ी है और उसमें नमी की मात्रा बढ़ गई है, अगर वो खल अगर हम जानवर को खिलाएंगे तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन नामक पोषक विरोधी पदार्थ रहेगा, जिसमें एस्परजिलस फैलेवस नाम का फंगस रहता है जो अपने विषाक्त टॉक्सिन पदार्थ उसमें छोड़ता है। अगर वो मूंगफली की खल हमने जानवर को खिला दी तो जानवर में एप्लाटॉक्सिकोसिस नामक बीमारी उसमें फैल जाएगी। ठीक है, अब ये जो एप्लाटॉक्सिकोसिन है तो वो क्या रहता है, मेनली अम्लीय रहता है। ठीक है, अब उसको हमें ख़त्म करने के लिए क्या देंगे तो क्षार देंगे, क्षार यानी कि NH3 यानी कि अमोनिया, और उसको देंगे NH4OH। ठीक है, यानी कि उसको क्षार देंगे, उससे ये जो जिसका इसका प्रभाव है वो कम हो जाए। और एप्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी हो गई तो उसको देंगे हम ग्लेसियोफुल्विन, ग्लेसियोफुल्विन। ठीक है, ये रसायन देंगे हम उसको। अगर जानवर में एप्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी अगर हो गई तो उसको ग्लेसियोफुल्विन रसायन देंगे। ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।